In our previous classes, we have seen the force experienced by a moving charge. A moving charge produces a magnetic field, and that's why in external magnetic field it experiences a force. नहीं, स्टैटिक चार्ज का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आता है। और जो फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या था? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय QV क्रॉस B। बस आपका स्मार्टनेस का एक छोटा सा टेस्ट है। कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, आइडियल, दिस इज स्मॉल करंट एलिमेंट कॉल्ड आइडियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके ऊपर भी फोर्स आएगा? हाँ, फोर्स आएगा। मैं बताया नहीं फॉर्मूला, लेकिन क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो क्या होगा फॉर्मूला? सोचो सोचो, मैं पहले कुछ क्लू दे चुका हूं। डोंट यू नो दैट QV इज सेम एज आइडियल? बस QV की जगह आइडियल डालना है, खत्म है कि नहीं? आइडियल क्रॉस B, समझ में आया ना? यस। तो कीपिंग दैट इन माइंड शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन करंट एलिमेंट in a magnetic field. Magnetic force on current element in a magnetic field is given by, क्या होगा फॉर्मूला? F is equal to IDL क्रॉस B। आइडियल क्रॉस B। और अगर हमें कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी B आइडियल साइन थीटा। B आइडियल साइन थीटा, where theta is angle between B and ideal। पहले भी मैं बता चुका हूँ व्हाट इज ए करंट एलिमेंट। ए स्मॉल लेंथ कंडक्टर कैरिंग ए करंट I इज कॉल्ड ए करंट एलिमेंट। द मैग्नीट्यूड इज I इंटू DL, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे कोई छोटा सा करंट एलिमेंट है और मान लो कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल को रखा गया है और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो फोर्स विल बी लाइक दिस। कितना? B आइडियल साइन थीटा। क्या होगा इसका यूनिट? फोर्स है तो न्यूटन होगा। एवरीथिंग इज इन MK सिस्टम, B इज इन टेस्ला, इज इन एम्पियर, DL इज इन मीटर, तो फोर्स हो जाएगा इन न्यूटन। समझ में आया? हाँ, तो ये बात हमें समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ F, क्योंकि F इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड B, तो डायरेक्शन ऑफ F ऑफ फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड B। आइडियल और B दोनों को परपेंडिकुलर है ना? द एग्जैक्ट डायरेक्शन इज गिवन बाय the exact direction is given by right hand palm rule। right hand palm rule, exact direction कैसे पता चलता है? from right hand palm rule। right hand palm rule तो हम पहले से जानते हैं। When right hand palm is open with fingers being stretched, if the fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the velocity of the positive charge, the force was coming out like this। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर उसको हम करंट जा रहा है कहेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल जब इसके लिए लगाएंगे सब कुछ वही रहेगा, खाली थंब इंडिकेट कर रहा था वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। ओके, तो क्या लिखेंगे? that direction of F is perpendicular to ideal and B,
The exact direction is given by right hand palm rule, where thumb indicates direction of ideal current element. बाकी फोर्स कैसे होगा? परपेंडिकुलरली कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, दैट एवरीवन नोज, है ना? तो अगर ये समझ में आ रहा है, बस हमें समझाने के लिए खाली ये बोल दो कि सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड like this and here is a current element like this. ये आइडियल है। क्या बता सकते हो इस करंट एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा? दूसरों को सुनो मत, इट इज ए राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड में आप पेन पकड़ के लेफ्ट हैंड से ट्राई करोगे, उल्टा आंसर आ जाएगा। हाँ, तो सोचो कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ पर ऐसा कोई करंट एलिमेंट है, इसके ऊपर डायरेक्शन चाहिए। तीसरा हुआ ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई एक करंट एलिमेंट है, और लास्टली ये हुआ कोई मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कहेंगे कि ये कोई एक करंट एलिमेंट है आइडियल। सारे केस में मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। करना क्या है? ओपन योर राइट हैंड पाम विथ योर फिंगर्स बीइंग स्ट्रेच्ड, लेट योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। लेट योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, यस द फोर्स विल बी अपवर्ड। तो आप कहोगे ऐसा केस में जो फोर्स होगा वो कुछ अपवर्ड होगा, ऐसा होगा फोर्स, है ना? ये हो गया फोर्स। इस केस में फोर्स कैसे होगा? फील्ड बाहर की तरफ है, करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, तो द फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। नहीं, इस केस में बी ऐसा है, करंट एलिमेंट ऐसा है, तो फोर्स कैसे होगा? इनवर्ड। द फोर्स इज इनवर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इनवर्ड। और इस केस में क्योंकि B और आइडियल के बीच में एंगल 0 है, फोर्स होता है B आइडियल साइन थीटा, साइन 0 इज 0। सो आप कहोगे हियर इन दिस केस द फोर्स इज 0। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, ये हम लोग पॉइंट नंबर 1 अभी देख ली। We see point number 1, point number 2. Now let us go for point number 3. कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है और उसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। The straight current carrying conductor is also producing a magnetic field. मैं जानना चाहता हूँ what is the force on this section of the corresponding conductor. हम कहेंगे कि दिस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लॉन्ग कंडक्टर। ये इसके ऊपर उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या फोर्स आ रहा है? अब इसके ऊपर तो फोर्स तब आएगा जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आप जानते हो अलोंग द लाइन ऑफ फ्लो एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है कि नहीं? अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो कोई फोर्स नहीं आएगा। हाँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, उधर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे करंट एलिमेंट रखा है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आप कहोगे ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर does not experience any force. A straight conductor doesn't experience any force
ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ओन मैग्नेटिक फील्ड, खुद की मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है ना। अच्छा, क्योंकि ये जो पॉइंट P है BP इज 0 ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आता है। बट सपोज कोई एक बेंट वायर है, तो सपोज ये एक टेढ़ा मेढ़ा वायर है जिसमें कुछ करंट जा रहा है। नाउ इज देयर सम मैग्नेटिक फील्ड हियर? यस, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक करंट एलिमेंट को कंसीडर करूंगा आइडियल करके, तो उसके ऊपर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। स्ट्रेट वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के चलते कोई फोर्स नहीं पाता है, बट बेंट वायर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? बट a bent wire experiences a force due to its own magnetic field, खुद की मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसके ऊपर फोर्स आता है ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आया? खुद की मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये फोर्स पाता है। फॉर योर इंटरेस्ट आई कैन टेल यू, सपोजिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मान लो कि कोई एक रिंग है और रिंग में करंट जा रहा है। चलिए देखते हैं ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते ये फोर्स पाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके लिए तो है नहीं, क्योंकि अलोंग द लाइन है, बाकी सारे के लिए। yes, अगर हम कहेंगे ये वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा यहाँ पे। कैसे बनेगा? ये एलिमेंट का लाइन कैसा है? इट इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे बनेगा? इट विल बी इनवर्ड। अच्छा, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए देखो तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड। तो आप देखोगे सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ऐसा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में दिस एलिमेंट इज कैरिंग ए करंट इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। करंट इज लाइक दिस, सो हाउ विल बी द फोर्स? The force is going to be something like this. This will experience a force like this. क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है, करंट एलिमेंट ऐसा है तो ऐसा हो। खाली ये एलिमेंट नहीं, हर एक एलिमेंट के ऊपर रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा एंड द रिंग विल ट्राई टू ग्रो। समझ में आ रहा है क्या? जब ट्रांसफार्मर में हम वाइंडिंग करते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो देखोगे, वाइंडिंग करने के बाद वो कॉइल बन गया, जब करंट पास करता है ग्रो करने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज हम कहेंगे सर ये करंट क्लॉकवाइज था इसलिए ग्रो किया, क्या एंटी क्लॉकवाइज करके देखते हैं? लेट अस मेक इट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये सारे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि करंट उल्टा है, और यहाँ पर करंट एलिमेंट भी नीचे की तरफ रहेगा, तो फील्ड आउटवर्ड ही आउटवर्ड, अगेन इट इज ग्रोइंग। सो अंडर एनी कंडीशन व्हेरेवर अ करंट passes through a coil, the coil tries to expand। ट्रांसफार्मर में अगर हेवी करंट होगा तो होता क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर में, ऐसा ट्रांसफार्मर का कोर रहता है, वाइंडिंग रहता है, हेवी करंट जाएगा तो ये जब एक्सपांड करने की कोशिश करेगा वायर टूट जाते हैं, मोटे मोटे वायर होते हैं। ट्रांसफार्मर की वायर कैसे वायर होते हैं जानते हो? जस्ट लाइक वो थिक स्केल, मान लो कि स्केल को वाइंडिंग कर दिया गया मोड़ के, इतना मोटे मोटे वायर होते हैं। बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो भी टूट जाता है जब हाई करंट फ्लो करता है, तो इसलिए क्या करते हैं, हर बार वाइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर जूट से जोर से बांध देते हैं ताकि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिले, टूट ना जाए। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में भी आप देखोगे वाइंडिंग करने के बाद उसके ऊपर जोर से इंसुलेटिंग टेप बांध दिया गया है ताकि एक्सपांड ना कर जाए, एक्सपांड करेगा तो टूट जाएगा, मैकेनिकल रप्चर हो जाएगा। तो कोई भी रिंग से जब कोई करंट पास करता है, ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड द रिंग विल ट्राई टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड।
द मटेरियल विल बी अंडर टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन। समझ में आया क्या? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। सो व्हेनेवर ए करंट पासेस थ्रू ए रिंग, रिंग अंडरगोज ए टेंशन और ए टेंसाइल फोर्स डेवलप्स इन द रिंग। समझ में आया? जिनको लिखना है लिख लो। जब भी किसी एक रिंग में करंट जाएगा, may the current be clockwise, may the current be anti-clockwise, but the material of the ring will experience a radially outward force and the ring will try to expand, जो कि रिंग को तोड़ भी सकता है। समझ में आया? मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछते हैं। तो अभी अभी हम लोग देख लिए कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के चलते कोई फोर्स नहीं पाता है, बेंड कंडक्टर कुछ फोर्स पाता है। ठीक है। इन एन एक्सटर्नल फील्ड, force experienced by a straight current carrying conductor, current carrying conductor in an external field means magnetic field is equal to, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ है सपोज L, छोटा सा एलिमेंट पे फोर्स आता था आइडियल, अब ये लंबा सा है, इतना बड़ा एलिमेंट के ऊपर क्या फोर्स आता है हमारे कोई लॉ में नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। आप देखो कि यहाँ पर जितने सारे करंट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम कंडक्टर के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा। ईच वन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस, है कि नहीं? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये सारा फोर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऑर्डिनरली जोड़ लो, आप कहोगे इट इज IDL1 क्रॉस B प्लस IDL2 क्रॉस B, ऐसे करके सबको निकालो और जोड़ोगे तो ये सारा फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इट इज IDL1 B साइन थीटा, ये जितना एंगल करेगा ये भी उतना ही करेगा, IDL2 B साइन थीटा। ऐसे में कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑल द फोर्सेस आर सेम डायरेक्शन, मैं सिंपली इनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। B क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। जब ये सबको जोड़ेंगे तो आप देखोगे IB साइन थीटा तो रहा, और ये DL1 DL2 DL3 सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यस इट विल बी DL1 DL2 DL3, है ना। ये सबको अगर जोड़ेंगे, आपका DL1 एक वेक्टर था, लेकिन यहाँ पर जो DL1 लिखा है वो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। A क्रॉस B मतलब A इज ए वेक्टर, B इज ए वेक्टर, इज इक्वल टू AB साइन थीटा। इसमें जो A है वो वेक्टर नहीं है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। DL1 इज लेंथ ऑफ दिस, लेंथ ऑफ दिस, सारे छोटे छोटे लेंथ को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा कितना, सॉरी ये वैल्यू कितना बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा कितना, L, तो बन जाएगा I और B IL साइन थीटा। सो कोई स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, BIL साइन थीटा। छोटे एलिमेंट के लिए BIDL साइन थीटा होता है, लंबा वायर है, स्ट्रेट वायर है तो BIL साइन थीटा। ऐसा किस लिए हो पाया, इसलिए हो पाया क्योंकि उसके सारे छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स आ रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये स्ट्रेट वायर नहीं होता, कोई बेंट वायर होता तो देखेंगे फोर्स ऑन ए बेंट करंट कैरिंग वायर in a uniform magnetic field is equal to, ये कोई एक बेंट वायर है भैया, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर है जिसमें से करंट जा रहा है I,
तरीका क्या है, हम सारे एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे और जोड़ देंगे। लेकिन इस एलिमेंट के ऊपर सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा इसके ऊपर किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर किसी तीसरे डायरेक्शन में, सबके ऊपर फोर्स अलग अलग है। प्रीवियस केस में सारा फोर्सेस एक डायरेक्शन में था, तो ये सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में था, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में था, तो इस सारे का मैग्नीट्यूड को जोड़ दिए। लेकिन अभी इनका मैग्नीट्यूड को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये होगा एक डायरेक्शन में, ये होगा दूसरे डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकालने के लिए दिस प्लस दिस से कैसे कर सकते हैं, दे आर वेक्टर्स। समझ में आ रहा ना? अब हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, क्रूड फॉर्म में देखेंगे। अगर हम कहेंगे इसमें ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट में ले रहा हूं, ये हो गया कॉल इट IDL1, ये हो गया कॉल इट IDL2, ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर फोर्स देखेंगे, तो ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स ऊपर आ रहा है, ये एलिमेंट के फोर्स ऊपर आ रहा है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। नेट फोर्स निकालने के लिए यू कैन नॉट ऑर्डिनरली ऐड देम। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे? इज इक्वल टू क्या कहेंगे? इट इज IDL1 क्रॉस B, IDL2 क्रॉस B एंड सो ऑन। अब इनका मैग्नीट्यूड को जोड़ के नेट फोर्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज दीज आर ऑल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पहला केस में सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दिए थे, अब हम जोड़ नहीं सकते। समझ में आया? क्या करें? थोड़ा सा देखो, दिस कैन बी रिटन एज I इज ए कांस्टेंट, बाहर ले लो। इट इज कमिंग आउट टू बी DL1 क्रॉस B, DL2 क्रॉस B, DL3 क्रॉस B, ऐसे करके आएगा। सपोज हम कहेंगे वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर C क्रॉस B। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस C क्रॉस B? बात तो एक ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? सो दैट वे वी कैन राइट हियर, ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज DL1 क्रॉस B, DL2 क्रॉस B, I तो कॉमन ले लिए, सो यू विल से इट इज DL1 वेक्टर प्लस DL2 वेक्टर प्लस DL3 वेक्टर, होल थिंग क्रॉस B। क्या बात समझ में आया? तब क्या हो रहा था? DL1 लेंथ साइन थीटा, DL2 लेंथ साइन थीटा, ऐसे होता था। अब ये वेक्टर फॉर्म में है, अभी तक वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में हम लोग मैग्नीट्यूड पे आए ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आया? कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। क्या है फिर? अभी हमें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ा है, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। When you try to find out the magnitude, ये जो DL1, DL2, DL3, DL4 ये सारे क्या है? वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है। सोचो तो हम कहेंगे DL1 ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? पॉलीगॉन लॉ से ये होता है कि नहीं होता है? तो आप कहोगे कि जो DL1 वेक्टर, DL2 वेक्टर, वो सब क्या है भाई? ये DL1 है, ये DL2 है, ये DL3, DL4, DL5, DL6, सबको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो you'll get the resultant vector like this। क्या मेरी बात समझ में आया? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, दिस यू कॉल एज L इक्विवेलेंट। समझ में आया? तो हम इसको कहेंगे इट इज IL इक्विवेलेंट क्रॉस P। अब ये पूरे वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज सेम एज फोर्स ऑन दिस वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर स्मॉल एग्जांपल, हम पूछेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक बेंट वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, और दिया गया है कि ये वायर का रेडियस कितना है? रेडियस इज R। ये वायर का रेडियस R है, और ये वायर का रेडियस R है। दिया है कि इसमें कुछ करंट I जा रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड B। ध्यान रहे, इट शुड बी ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह B का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर B1 है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर B2 B3, तो यहाँ पर फिर B1 B2 B3 आ जाएगा। यू कैन नॉट टेक कॉमन, इट शुड बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स बन गया IL इक्विवेलेंट क्रॉस B। When I call a field as uniform magnetic field, I must see that its magnitude as well as direction both are constant। समझ में आ रहा? अच्छा, क्या है? फोर्स ऑन दी सेमी सर्कुलर वायर
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी। आई तो आई है, क्या कोई बताएगा एल इक्विवेलेंट इसका कितना लंबा है और किधर को है? एल इक्विवेलेंट इज समथिंग लाइक 2r, किस डायरेक्शन में? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ। ध्यान दीजिए भैया, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग टाइम पॉइंट की तरफ है। यहाँ पर ऐसे हो रहा था, यहाँ से करंट शुरू हुआ था, सॉरी यहाँ से करंट ऐसे गया था तो वेक्टर ऐसे बना था, तो यहाँ से शुरू हुआ तो ये ऐसे बने। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो ये जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा? ये 2r वेक्टर है, नहीं क्रॉस बी। ये 2r वेक्टर जो हुआ, ये एल इक्विवेलेंट वेक्टर जो हुआ, उसका और बी के बीच में एंगल क्या है? दिस वेक्टर और इसके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो आपको होगी इट इज बी इंटू 2ir साइन 90 दैट इज इक्वल टू 2bir। और कौन से डायरेक्शन में होगा? सोचो, बी ऐसा है, 2ir ऐसा है, तो डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? पहले आपको आई एल इक्विवेलेंट वेक्टर को देखना है, कैसा है? ऐसा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा इसके ऊपर भी वही फोर्स होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बेहतर समझाने के लिए विल गो फॉर अनदर स्मॉल एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक सर्कुलर रिंग था और इस सर्कुलर रिंग से हम एक सेक्शन काट के निकाल दी, ये सेक्शन काट दी। ये कौन सा सेक्शन है? ये वैसा एक सेक्शन है जो कि सेंटर में 60 डिग्री कर रहा है एंगल, और इसका रेडियस दिया हुआ है r, ये दिया है 60 डिग्री। इसमें कुछ करंट आई जा रहा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस वायर? ये वायर बेंड वायर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी वायर। समझ में आया? ठीक है, तो आपको होगी यहाँ पर जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट होगा, जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट होगा वो किधर को होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। होगा कि नहीं होगा? क्या बता सकते हो जो एल इक्विवेलेंट है, आई एल इक्विवेलेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई इंटू दिस लेंथ, नहीं? और ये आर है, ये आर है 60 डिग्री, तो ये लेंथ कितना होगा? आर ही तो होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट इज आई आर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? आई आर। तो पता चल गया कि आई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर। ये कौन है? ये है आई एल इक्विवेलेंट। तो फोर्स क्या बन जाएगा भैया? इट इज आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस आर, सॉरी क्रॉस 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 बी। मैग्नीट्यूड होता है बी आई आर साइन ऑफ एंगल। इसके और इसके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ओह, सो इट इज बी आई आर। कौन सा डायरेक्शन में? देख लो कौन सा डायरेक्शन में? बी, बी अंदर की तरफ है, ऐसा है तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, इट इज अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं केस को थोड़ा और घुमाना चाहूंगा क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। In each of following cases, find net force on the bent wire in the uniform field B0। ये क्वेश्चन है, दिया है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है,
जिसका रेडियस दिया हुआ है r, बताना है आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा केस में दिया है कि ये है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ये एक सिमिलर करंट कैरिंग लूप रखा है, ये इसके ऊपर फोर्स पूछा है। ऑप्शन ए क्वेश्चन बीट नंबर बी। नहीं, दोनों ही केस में आपको बताना ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दी बेंट वायर। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड इज बी, ये सेमी सर्कुलर बेंट वायर के ऊपर क्या फोर्स आएगा। समझ में आया? देखिए बताओ। पहला केस में पहले हम क्या करेंगे, IL इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे, और जो IL इक्विवेलेंट होगा कैसे होगा, जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है वहां से यहां तक। तो क्या ये 2IR वेक्टर नहीं है? यस। और दूसरे केस में भी तो वही है, करंट एलिमेंट तो ऐसे ही दिख रहा है, इस केस में भी वही है। बढ़िया है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? नेट फोर्स हो गया फोर्स ऑन दिस 2BIR sin 90। दूसरे केस में फोर्स क्या हो जाएगा, 2BIR sin 0। तो यहाँ पर फोर्स 0 है, यहाँ पर 2BIR है। समझ में? जबकि इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स 0 नहीं है। ये वाला एलिमेंट के ऊपर फोर्स इधर को आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट के ऊपर इधर आ रहा है, नेट फोर्स 0 है। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू स्ट्रेटन द वायर, इसको सीधा करने की कोशिश करेगा, बट नेट फोर्स रहेगा 0। समझ में आया क्या? थोड़ा आपको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आई विल गिव यू ए क्वेश्चन लाइक दिस। यहां पर कोई एक XY प्लेन है, और इस XY प्लेन में हुआ यूं है कि कोई एक बेंट वायर है। Here is a bent wire which is going like this. ये कहां से शुरू होता है? It starts at x is equal to x1, finishes at x is equal to x2. All are in MK system. इसमें I एम्पियर का करंट जा रहा है। And here is a magnetic field B. पूछा क्या है? पूछा है find force on the bent wire। अब ये कैसा शेप का लूप है, कोई फर्क पड़ता है क्या? करंट तो ऐसे जा ही रहा है, the current is going like this, current goes like this, like this, like this, like this। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर खत्म होता है। तो जो करंट एलिमेंट होगा वो कैसे होगा? the current element will look like this, है ना? क्या आप बता सकते हो IL इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? Yes, IL इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इट इज I x2 माइनस x1 I कैप। अब इधर कोई दिख रहा है, ये IL इक्विवेलेंट है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? इट इज BIL इक्विवेलेंट साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को और भी कंफ्यूजिंग करने के लिए आई कैन मेक दी मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। कैसा है वो मैग्नेटिक फील्ड? मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये एंगल है वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री कर रहा है। सपोज ये है बीच। अब बताओ, अभी हमें देखना है कि IL इक्विवेलेंट और इसके बीच में एंगल क्या है। नहीं, इसके और इसके बीच में एंगल क्या है? 45 डिग्री। ये 45, तो ये भी 45 होगा। तो हम कहेंगे इट इज साइन 45। तो इट कम्स आउट टू बी PI x2 माइनस x1 बाई √2। फिगर देखने से कितना डरावना लगता है, नहीं? जबकि है नहीं कुछ। आपको इक्विवेलेंट मैग्नेटिक लेंथ निकालना है, करंट एलिमेंट निकालना है और फोर्स निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब डायरेक्शन जानने के लिए क्या करना है? देखो ये B ऐसा है,
करंट ऐसा है, फोर्स इज आउटवर्ड्स, खत्म। फोर्स इज आउटवर्ड्स, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, ठीक है। यहां पर हमें और एक चीज समझ में आया। सपोज हम कहेंगे कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, क्या बता सकते हो इसका इक्विवेलेंट, आईएल इक्विवेलेंट क्या होगा? 0, क्योंकि DL1 DL2 वेक्टर को जोड़ेंगे, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। आप जानते हो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, चाहे कुछ भी हो, प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। तो DL1 वेक्टर DL2 वेक्टर सारे वेक्टर को अगर जोड़ेंगे, पहला केस में IL इक्विवेलेंट आता था, अब होगा 0। इसका मतलब द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। समझ में आया क्या? करंट कैरिंग क्लोज लूप किसी भी शेप का होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा, ये लूप को कैसे भी रखो उसके ऊपर नेट फोर्स होगा 0। हाँ, तो लिखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी डायरेक्शन में दे दो, द नेट फोर्स विल बी 0। तो क्या लिखेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट नेट फोर्स experienced by a current carrying closed loop in a magnetic field, in a uniform magnetic field. Uniform वर्ड को मत छोड़ना, in a uniform magnetic field is 0। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज लूप बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। व्हाई? बिकॉज द इफेक्टिव करंट एलिमेंट इज 0, बिकॉज द इफेक्टिव करंट एलिमेंट इज 0, है ना। रीजन क्या हुआ? बिकॉज IL इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, ये हमें मालूम है। क्या बात समझ में आया? समझ में आया तो बताओ। सपोज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सर्कुलर मान लेते हैं कि ये कोई एक सर्कुलर रिंग है। हाँ, ठीक है, रिंग में कुछ करंट जा रहा है। आई कंसिडर ए सेक्शन ए बी जो कि सेंटर में 60 डिग्री एंगल कर रहा है, सेंटर में 60 डिग्री एंगल कर रहा है, करंट जा रहा है, करंट ऐसे घूमते घूमते आ रहा है। चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं कुछ P और इस पॉइंट को नाम देते हैं Q। यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब सारा चीज को छोटा कर देते हैं। अब इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड force on section APB, A, P and B is vector F0. What is force on section AQB? बड़ा वाला सेक्शन के ऊपर क्या फोर्स आएगा? क्या मेरी बात समझ में आया? ये APB हुआ, ये AQB हुआ, क्या होगा? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इसके ऊपर जितना फोर्स आ रहा होगा बाकी के ऊपर इक्वल अपोजिट फोर्स आ रहा होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज -F0। नहीं? और वैसे भी अगर हम सोचेंगे कि ये कोई एक रिंग है, ये वाला हिस्सा का जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट है
वो कैसा है, इट इज लाइक दिस, सॉरी ये वाला हिस्सा का जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट है वो ऐसा है कि नहीं, और ऊपर वाले हिस्सा का जो इफेक्टिव करंट एलिमेंट वो तो यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, वो ऐसा है। अब सेम मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा इसके ऊपर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स आएगा, तो हो गया जीरो। और हम ऐसे भी जानते हैं कि ऑन ए क्लोज लूप इट इज जीरो, इसमें जितना होगा इसमें इसका इक्विवेलेंट अपोजिट होगा। अगर ये 60 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री होता, तब भी आंसर वही होता है। इसके कोई भी एक पार्ट के ऊपर जितना फोर्स आएगा दूसरे पार्ट के ऊपर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स आएगा, इसलिए तो नेट फोर्स जीरो है। समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे? बिकॉज net force on ring is zero. समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को और घुमाते हैं और देखते हैं। सपोजिंग, ये क्वेश्चन था, सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए रिंग जिसका रेडियस है r, रेडियस ऑफ द रिंग इज r, और इसमें कुछ करंट जा रहा है I, और यहां पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। रिंग के ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है। नहीं, फोर्सेस तो आ रहे हैं लेकिन रिजल्टेंट इज जीरो। नहीं तो जो फोर्सेस आ रहे हैं, सोचो तो हर सेक्शन पे कैसे फोर्स आ रहे होंगे। ये वाला सेक्शन पे फोर्स कैसे आएगा? बी अंदर की तरफ है, डाउनवर्ड आएगा। ये वाला सेक्शन पे अपवर्ड, ये वाला सेक्शन पे ऐसे, चारों तरफ से फोर्स इसको रेडियली खींच रहा है। नेट फोर्स जीरो है। अगर ये फ्लेक्सिबल रिंग होता तो बड़ा भी हो जाता, नहीं तो देयर इज सम टेंशन इन द रिंग और कंप्रेशन इन द रिंग। टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। समझ में आया क्या? इन फिगर शोन फाइंड टेंशन इन रिंग। टेंशन इन रिंग, रिंग में टेंशन पता करना है। और हम टेंशन का डेफिनेशन जानते हैं, द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। पढ़े थे हम लोग 11th में, नहीं? तो हम कहेंगे चलो ये जो रिंग है उसका आधा पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हाफ पार्ट। ये वाला सेक्शन को दूसरा वाला सेक्शन जितने जो से खींच रहा है उसी को कहते हैं टेंशन। और ये वाला पार्ट में जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, और इसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड है B। क्या आप बता सकते हो इसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट क्या है? इफेक्टिव करंट एलिमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होगा। कितना? 2IR। इट इज 2IR वेक्टर। इसका मतलब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा होगा? B 2IR sin 90। किधर को आ रहा होगा? B अंदर की तरफ, ये है तो फोर्स इधर को आएगा। तो फिर ये भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि रिंग का दूसरा वाला पार्ट इसको पकड़ के रखा है। सो फॉर इक्विलिब्रियम 2T मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? 2T मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कुछ ऐसे आ रहा है। थोड़ा सा सजा के करते हैं। ये इसमें रिंग ऐसे में करंट ऐसे जा रहा था, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इधर को आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एट इक्विलिब्रियम 2T is equal to the magnetic force, and magnetic force क्या है? It is B into 2IR into sin 90।
तो दैट इज सेम एज 2IR B 2BIR और टेंशन इन द रिंग equal to B into IR. So in the material of the ring the tension is B into IR. जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा टेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, here is a ring। वो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, तुम लोगों को चलो एक क्वेश्चन देके देखते हैं तुम लोग कैसे डील करते हो। Here is a straight wire carrying a current I1. Here is a concentric ring carrying a current I2 और here is the radius R। तो असर्शन एंड रीजंस दिया है। असर्शन क्या दिया है? नेट फोर्स ऑन रिंग इज 0। रीजन दिया है फोर्स और नेट फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप in a uniform magnetic field is 0। assertion भी दिया है, रीजन भी दिया है, is 0। हाँ बताना है क्या assertion करेक्ट है? नेट फोर्स 0 है और क्या नेट फोर्स 0 होने का रीजन सही है? सोचना है, सोचना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इज 0। तो स्टेटमेंट ये जो R है ये सही है? यस। ए सही है कि नहीं? यस। करंट कैरिंग क्लोज लूप फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन फोर्स कब 0 होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्या ये वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो यूनिफॉर्म है? म्यू आई बाई 2πr होता है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदलता है नहीं। लेकिन यहाँ पर रिंग का हर एक एलिमेंट यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे, तो हर जगह बराबर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? क्या यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है? नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन तो टेंजेंट नहीं। सो इफ आई कंसीडर ए स्मॉल सेगमेंट हियर IDL करके और I2DL करके एक छोटा सा सेगमेंट में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, तो I1 का चलते जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा क्या वो I2DL के डायरेक्शन में नहीं होगा? ये भी गोल गोल है, वो भी गोल गोल है, दिस इज टेंजेंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय I1 हियर एंड I2DL? 0 और 180 डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसका मतलब फोर्स कितना होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसके ऊपर? 0। Why the force is 0? Because B and IDL are in same direction। तो हर एलिमेंट पे 0 हुआ तो टोटल फोर्स क्या हो गया? 0। समझ में आया क्या? तो फोर्स ऑन द रिंग इज 0, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन इस कारण से इसमें फोर्स 0 नहीं है, कुछ दूसरा है। स्टेटमेंट A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, बट B इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऐसे करके लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, बट B इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? A एंड B, ये कहा A एंड R, A एंड R are correct, no doubt, but R is not correct explanation। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, नॉट बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट ऑन द रिंग। क्या बात समझ में आ रहा है?
हाँ, अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो स्कूल वाले अक्सर पूछते हैं 3 मार्क वाला क्वेश्चन में। ठीक है, 3 मार्क वाला क्वेश्चन देते हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन। क्या है ये? फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स। 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच में, करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स क्या होगा? वो टुडे वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम है, सिर्फ 5 बजे है, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बीच बीच में कुछ बोलो, पूरा समझ में आ रहा है? यस सर। लड़कियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? कोई मुंडी ऐसे ऐसे तो करो, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है तो गिर नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे करने से सर गिर नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे करो। हाँ, क्या बॉयज आर लेस हमास चले गए लगता है, ये गर्ल्स आर मोर। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर है और इसमें कुछ करंट जा रहा है I1, और यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर है, करंट जा रहा है I2, और सपोज इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कॉल इट D। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है तो उनके ऊपर फोर्स तो आएगा ही नहीं? क्या फोर्स आएगा, कैसा फोर्स आएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके बारे में स्टेटमेंट एक एक करके लिखेंगे। I2 वाला कंडक्टर के ऊपर फोर्स तब आएगा जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहला हुआ BP is magnetic field at P due to किसके लिए? I1 और I2 और बोथ। P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लिए? I1, I2 के लिए। along its line of flow there will be no magnetic field due to I1। कितना है BP? mu I1 by 2 pi D। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है, इट इज इनवर्ड। F फोर्स ऑन I2 ड्यू टू B एट पॉइंट P। BP के चलते जो फोर्स आएगा कितना होगा? ये ऐसा है, B ऐसा है और I2 ऐसा है, फोर्स विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। और वो कितना होगा? दैट फोर्स विल बी BIL sin थीटा। B तो BP है, I मतलब I2 है, लेंथ उसका मालूम नहीं है, sin थीटा लेकिन मालूम है। कैसा? ये अंदर की तरफ ये ऐसा है, थीटा इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या? और ये फोर्स कैसा हुआ? अट्रैक्टिव हुआ। सो द फोर्स इज कमिंग आउट टू बी अट्रैक्टिव। अब इसमें वैल्यू आ गया कितना? इट इज कमिंग BP I2 into L। लेकिन BP का वैल्यू हमें मालूम है, डालो म्यू I1 by 2 pi D, तो आप कहोगे म्यू I1 I2 by 2 pi D is into L is the force। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर I2। I2 का लेंथ अगर L होगा तो समझ में आ रहा है? हम देख रहे हैं कि इसका L लेंथ के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। ये लेंथ कितना है? L है, क्या फोर्स आ रहा है? समझ में आया? सो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। ये हो गया न्यूटन, ऑप्शन बी गया। और नंबर सी, फोर्स और यूनिट लेंथ on I2 is equal to F by L, that is mu I1 I2 by 2 pi D। ने L को इधर ले आया, यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर। हुआ कि नहीं? ये जो हमारा F था ये क्या था? mu I1 I2 L by 2 pi D। L को इधर ले आए,
फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स आएगा, म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी। 2 मीटर पे ट्वाइस ऑफ म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी। समझ में आ रहा है? वैसे भी पूछ लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज नहीं करके पूछ लेंगे, बताओ ओवर ए लेंथ ऑफ 5 मीटर्स व्हाट इज द फोर्स, तो आप कहोगे म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी इनटू 5। फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल चुके हैं। और क्या कंक्लूजन देखें, व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स वाज लाइक दिस। ये इसको ऐसे खींच रहा है तो फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसको उल्टा खींचेगा। नहीं, आप जिसको नफरत करोगे वो भी आपको नफरत करेगा, आप जिसको प्यार करोगे वो भी आपको प्यार करेगा। द नेचर ऑफ फोर्स इज रिवर्टेड, है कि नहीं? फॉर अट्रैक्शन देयर इज अट्रैक्शन, फॉर रिपल्शन रिपल्शन होगा। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में है द फोर्स इज अट्रैक्टिव। सोचो कि I2 उल्टा डायरेक्शन में होता, BP तो वही होता क्योंकि वो I1 के लिए हो रहा है, I2 उल्टा हो गया तो फोर्स कैसे होता है, रिपल्शन होता है। दैट मींस व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज रिपल्सिव। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखें नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन the force is attractive and when currents are in opposite direction the force is repulsive। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर, कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर। बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन बार बार आया है, व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड व्हेन ए करंट इज पास थ्रू इट। कोई एक सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जानते हैं, जब उसमें कोई करंट पास करेंगे तो क्या होगा। थिंक ऑफ ए सोलेनॉइड, दीज आर द डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसमें करंट ऐसे गया तो इसमें भी करंट ऐसे ही जाएगा, सब में ऐसे जाएगा। दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, पास आ जाएंगे। सो द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विल डिक्रीज, बट फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ करंट इट ऑलवेज ट्राइज टू एक्सपांड। मैं बताया था ट्रांसफार्मर की केस में, तो द सोलेनॉइड विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बट डिक्रीज द लेंथ। समझ में आया? तो याद रहे यहाँ पर जब कोई एक सोलेनॉइड में करंट पास कर रहा है, the consecutive turns are carrying current in the same direction, so they attract each other. A solenoid shrinks in length by passage of current, by passage of current। याद रखना बोर्ड में पूछ चुका है। shrinks in length by passage of current through it। क्या बात समझ में आया? यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला और डेफिनेशन आता है जो हमें याद रखना है। क्या है वो? दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ये अक्सर पूछ देते हैं बोर्ड वाले। हाउ यू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट? यू से व्हेन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a current carrying conductor in 1 second, the current is 1 ampere. No, that is not the definition. करंट इज गिवन बाय dq by dt। डेफिनेशन क्या है? करंट को एब्सोल्यूट मेजरमेंट कैसे करते हैं, करंट का एब्सोल्यूट मेजरमेंट का तरीका क्या है? देयर इज ए टर्म कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। हर चीज को हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। टायर में कितना प्रेशर है, यू कैन यूज इट ए प्रेशर मीटर एंड चेक, बट देन इलेक्ट्रिकली भी आप चेक कर सकते हो। रूम का कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप इलेक्ट्रिकली मेजर कर सकते हो। मान लो कि रेजिस्टेंस ले लिए और रूम में रख दिए, जो थर्मोस्टेट आपका काम करता है। एक रेजिस्टेंस ले लिए, वो क्या हुआ, रूम की टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बदल रहा है।
उसके साथ अगर बैटरी लगा दी तो करंट बदलेगा। तो करंट के हिसाब से पता कर सकते हो कि क्या है टेम्परेचर रूम का। रीडिंग दैट मीन्स मेजरिंग वन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर, दीज आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। मतलब यूजिंग वन टाइप ऑफ एनर्जी यू आर ट्राइंग टू मेजर अदर टाइप ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल अरेंजमेंट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट करके थर्मल एनर्जी को मेजर कर रहे हो, इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। समझ में? तो ये जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट में हमें डेफिनेशन ऑफ करंट को ऐसे डिफाइन किया गया है। अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर है और दोनों में 1 एम्पियर करंट जाते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। हम देख रहे हैं कि F इज म्यू, इट वाज क्या था फॉर्मूला? म्यू I1 I2 बाई 2 पाई डी न्यूटन पर मीटर। हम F लिख रहे हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर। ये F क्या है? इट इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना F इज इक्वल टू दिस में F क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो थोड़ी देर लिख के ही रखेंगे, क्या मालूम कोई भूल जाएगा बाद में। अभी हम देखे हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दिस। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1, देन फोर्स इज इक्वल टू कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? इट इज म्यू बाय 2 पाई। तो 1 एम्पियर करंट क्या है? थोड़ा वैल्यूज लिखते हैं। 1 एम्पियर थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक से लिखते हैं। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, D इज इक्वल टू 1 मीटर, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू बाय 2 पाई न्यूटन पर मीटर। तो इसी से एम्पियर को डिफाइन करते हैं। एग्जाम में आएगा 10 साल में 5-6 बार तो मिलेगा। डिफाइन 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो क्या लिखोगे? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट करंट व्हिच व्हेन पासेस थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स separated by a distance of 1 meter cause them to experience a force of mu by 2 pi Newton per meter length। समझ में आया? तो वो डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर is that current, रट्टा मार के याद रखो, which when passes through two parallel conductors, parallel wires separated by a distance of 1 meter cause them to experience a force of mu by 2 pi Newton per meter length, न्यूटन पर मीटर लेंथ। क्या बात समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर डिफाइंड फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इज इट अंडरस्टूड? छोटा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 वायर रखें, अब ये दोनों वायर में करंट जा रहा है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। दिया है कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है I1 और इसमें करंट I2 जा रहा है, तो दिस एंगल थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। नाउ द 2 करंट कंडक्टर्स आर नॉट पैरेलल। नहीं, ये दोनों कंडक्टर पैरेलल नहीं है और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा दे दिया है।
अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसके चलते मुड़ेंगे, तो ये थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर कमेंट वेदर थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इन द एडजॉइनिंग फिगर comment if theta increases or decreases, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा। समझ में आ रहा? तो चलो देखते हैं। अब I2 के ऊपर कोई फोर्स आएगा तो कौन से करंट के लिए होगा, I1 वाला करंट के लिए कि I2 के लिए? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ I1 के लिए है, और यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है I1, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, इनवर्ड है, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट कैरिंग वायर कैसा है, ऐसा है कि नहीं? I2 कैसा है, ऐसा है, फील्ड ऐसा है, तो फोर्स कैसे होगा, ऐसे। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा ऐसे। What about on this? करंट तो यहां भी जा रहा है, वही वाला I2। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। I1 के चलते यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इमेजिन करो कि इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, करंट है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, मतलब कैसे होगा, हाथ तो मुड़ जाएगा मेरा ऐसा। हाँ, करंट ऐसा, थोड़ा उल्टा सोच लेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा उल्टा सोच लेते, कौन आ गया, जाता नहीं जबरदस्ती क्या। हाँ। तो यहाँ पे अगर मान लो करंट ऐसा होता तो सोचने में हमें मदद हो जाता, कैसे होता, फोर्स अपवर्ड। अगर करंट ऐसे होता तो फोर्स अपवर्ड होता, करंट ऐसा है तो फोर्स। अब ये दोनों फोर्स मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, थीटा विल इंक्रीज। सो आंसर हुआ थीटा increases। समझ में आया? नेक्स्ट, here is a straight conductor carrying current. Here is a loop, rectangular loop carrying current. Say it is I2, it is I1. By the magnetic effect, the loop will be attracted or repelled. सोचो। In figure shown, net force on loop is 0 towards left, towards right। ऑप्शन हुआ किसी दूसरे से पूछो, ठीक है? कौन बताएगा? नहीं तो हम किसी दूसरे से पूछ लेंगे। अरे ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, दूसरे से पूछो। हाँ, हमसे नहीं। सोचो, अगर ये करंट इससे जाए, रोशन क्या बोला डायरेक्शन? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? अरे भाई, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। क्या क्लोज लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होता है? हाँ, होता है, लेकिन इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये फील्ड जो बना रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? दूर दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, μI/2πr होता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है विकिरण से। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हियर, आएगा कि नहीं आएगा? इसके चलते इसके ऊपर फोर्स आएगा, और इसके ऊपर भी फोर्स आएगा, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा, इसके ऊपर भी फोर्स आएगा। चलो बता, ऊपर वाला हिस्सा के ऊपर फोर्स कैसे आएगा?
बी, इसके लिए बी कैसा है? इनवर्ड, हर जगह बी इज इनवर्ड। करंट ऐसा है तो फोर्स इसके ऊपर होगा ऐसे। मान लो कहेंगे F1, निचला हिस्सा के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? डाउनवर्ड। क्या ये F1 का मैग्नीट्यूड का होगा कि दूसरा मैग्नीट्यूड का होगा? क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक सब बराबर है, तो ये भी होगा F1। अच्छा, यहाँ पे कुछ फोर्स आएगा, किधर को आएगा? है कि नहीं? सेम डायरेक्शन में, कॉल इट F3। इसके ऊपर फोर्स ऐसे, क्या ये सेम F3 होगा कि कुछ दूसरा होगा? दूसरा होगा। सेम कैसे होगा भाई? अरे म्यू I1/2/2πd होता था ना, यहाँ पर d कम है, यहाँ पर d ज्यादा है, तो ये F4 होगा। F3 और F4 में से बड़ा कौन, छोटा कौन? F3। और वैसे भी इसके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, दूर जाके तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो आप कहोगे नेट फोर्स इज F3 माइनस F4। कोई पूछेगा बताओ कितना फोर्स, तो भी आप बता सकते हो। अगर आप निकालना चाहोगे व्हाट इज द फोर्स, यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो F3 माइनस F4, F3 इज ग्रेटर देन F4, तो आप कहोगे टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये कोई अगर पूछा होता, ठीक है भाई टूवर्ड्स लेफ्ट है, समझ में आया, कितना है बताओ, कितना है बताओ जानने के लिए। मान लो कि इसका डायमेंशन दिया है, साइड लेंथ दिया है L, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? म्यू I1/2πd होल इनटू L। d का मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d प्लस L। ये म्यू I1/2πd प्लस L इंटू L, और ये रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है। एक के नीचे d है, दूसरे के नीचे d प्लस L है, तो ऑब्वियसली छोटा ये बड़ा है। हाँ, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया। तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आल्सो वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, बट वी लिमिट आवरसेल्फ। आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ वी शैल सी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग क्लोज लूप। टॉर्क experienced by a rectangular loop in a uniform magnetic field ठीक है। पहले 3-4 साल पहले दिस वाज ए वेरी रेगुलर लॉन्ग क्वेश्चन ऑन CBSE बोर्ड। आजकल ये ज़्यादा नहीं आ रहा है। कोरोना के बाद से लोगों का माथा ऐसे घूमने लगा है कि ये सब घूमने घुमाने वाली टॉर्क वाली चीज़ें आना बंद कर दी। तो यहाँ पे हम कुछ एक फॉर्मूला लेना चाहते हैं ऐसे। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए लूप ऑफ n टर्न्स, इसमें n टर्न्स है। पहले सिंगल टर्न के लिए लेते हैं, और इसके अंदर से मैं कुछ करंट पास कर रहा हूं I। सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसा एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को सस्पेंड कर दिया, जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है। क्या दिया है? दिस लेंथ इज A और L, चलो इस लेंथ को कहते हैं D और इस लेंथ को कहते हैं L। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग क्लोज लूप है, तो नेट फोर्स तो 0 है।
नेट फोर्स जीरो। क्यों भाई? क्योंकि अगर करंट ऐसे घुस रहा है तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऊपर वाले हिस्से के ऊपर क्या फोर्स आएगा? B एंड IL आर इन द सेम डायरेक्शन। नीचे वाले हिस्से के ऊपर क्या फोर्स आएगा? B एंड IL आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थीटा इज 0 और 180, दोनों ही केस में फोर्स विल बी 0। लेकिन इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। ये वाला हिस्सा के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? ये करंट ऐसे जा रहा है, I करंट जा रहा है, और इसमें इन टर्म्स सॉरी I करंट जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा? इनवर्ड। और इसके ऊपर आउटवर्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इनवर्ड फोर्स होगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो आउटवर्ड फोर्स होगा। जितना इनवर्ड होगा उतना आउटवर्ड होगा, क्योंकि हर जगह बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर करंट कैरिंग लेंथ है, और इन दोनों के ऊपर जीरो है, तो नेट फोर्स भी हो गया जीरो। लेकिन नेट फोर्स जीरो हुआ तो क्या हुआ? ये घूमने लगेगा, क्योंकि इसको दबाएगा अंदर, इसको खींचेगा बाहर, तो ये घूमने लगेगा। एक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस। कितना है वो टॉर्क? तो अब हमें पता करना है व्हाट इज द टॉर्क। बट बिफोर दैट वी हैव टेकन ए बहुत ही सिंपल सा केस ले लिए। कॉइल रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल करके ऐसे दे दिए। हो सकता है कि किसी दूसरे पोजीशन में होगा, है ना? दूसरे पोजीशन में होगा तो कैसे निकलेगा? चलिए सपोज हम कहेंगे ये जो रेक्टेंगुलर हम लिए लूप, इसको थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, A, B, C एंड D। टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो कैसे दिखेगा? BC दिखेगा, ओनली BC। ये B है, उसके साथ A जुड़ा हुआ है, ये C है, नहीं? और ये D है। CD एक जगह दिखेंगे, AB एक जगह दिखेगा। और टॉप व्यू से देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स दिखेगा कुछ ऐसे, और इसके ऊपर फोर्स दिखेगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इनवर्ड था, यहाँ पर आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू। अब ऐसा जब फोर्स आएगा, इस पॉइंट को O कहिए, वो O में घूमने की कोशिश करेगा। जब ये घूम गया है बाय एन एंगल थीटा, जब ये घूम गया है बाय एन एंगल थीटा, थीटा एंगल घूम गया है, समझ में आ रहा है? ये थीटा एंगल घूम चुका है, मतलब B जो है ये इस प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है? थीटा एंगल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझाऊं मैं आपको? ये है कॉइल, और ये है कॉइल। पहले तो था कॉइल ऐसे, पढ़ो मत क्या लिखा है, ऐसा देखो। हाँ, ये कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे था, तो ये वाला हिस्से के ऊपर फोर्स अंदर की तरफ आ रहा था, ये वाला हिस्से के ऊपर बाहर की तरफ आ रहा था। हम ऊपर से देख रहे हैं इधर से, तो यहाँ पर आ गया आपका AB और यहाँ पर आ गया CD। इसके ऊपर फोर्स इधर को था, इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ था। अब ये घूम चुका है, टॉर्क आ रहा है तो घूमेगा। अब सोचो जो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है? थीटा एंगल घुमा है। द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, है ना? ठीक है। The net force on coil is 0, but it experiences a torque when coil rotates by theta from the position shown। जिस पोजीशन में देख रहे हो उस पोजीशन से थीटा घूम चुका है। फोर्स ऑन AB, ये वाला क्या फोर्स आएगा? अगर इसका लेंथ L है तो फोर्स होगा BIL साइन, क्या एंगल है? ये घूमने के बावजूद, पहले तो ये ऐसे था, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ये घूमने के बाद भी IL और B के बीच में एंगल बदला है क्या? इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये FIB इक्वल BIL साइन 90 हो गया।
AB के ऊपर, but there is not only a single turn, there are n number of turns that into, समझ में आया क्या? n क्या है? n is number of turns. तो कितना बन गया ये? BNIL आया समझ में? BNIL is a force. किसके ऊपर? AB के ऊपर. क्या बता सकते हो CD के ऊपर क्या होगा? वही होगा, सेम होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा नहीं. फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन CD is also BINL. अब टॉप व्यू से देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे? ये रेक्टेंगुलर लूप पहले ऐसे था, ये था AB, ये था CD. अब ये घूम चुका है, कुछ ऐसे पोजीशन में आ चुका है. कितना घूम चुका है ये? थीटा घूम चुका है. और ये पॉइंट है CD, और ये पॉइंट है CD, और ये पॉइंट है AB. लेकिन पहले फोर्स इस पे ऐसे था और इस पे ऐसे था. अब भी फोर्स ऐसे ही है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज नीदर द डायरेक्शन ऑफ B इज चेंजिंग नॉर द करंट एलिमेंट. ये हरदम ऐसे वर्टिकल था, हरदम वर्टिकल रहेगा जैसे घूमेगा, और B जैसे था वही रहेगा. मतलब डायरेक्शन तो फोर्स का वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा. सो एट एनी पोजीशन ऑफ द कॉइल द फोर्सेस आर सेम. This is what is force on AB and this is what is force on CD. क्या बात समझ में आया? ये दोनों फोर्स मिलकर इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. और दिया गया है कि कॉइल का डायमेंशन, ये ऊपर वाला का डायमेंशन D था, तो इधर भी डायमेंशन कितना है? ये लेंथ कितना है? D. समझ में आया कि नहीं आया? ये डिस्टेंस हो गया D. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भैया? D/2 है कि नहीं? अच्छा, ये दोनों फोर्स इस कॉइल को एज पर द फिगर कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्या टॉर्क है? टॉर्क अबाउट O इज द पॉइंट इज इक्वल टू, कोई भी फोर्स के लिए टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नहीं, तो ये जो फोर्स आप देख रहे हो, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये थीटा है तो ये D/2 cos थीटा है कि नहीं? D/2 cos थीटा हुआ. तो टॉर्क क्या बनेगा? FAB D/2 cos थीटा. दूसरे के लिए भी वही, so it is into 2, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर थे. FAB and FCD were same. वैल्यू डाला जाए, इट इज कमिंग BINLN D/2 cos थीटा इंटू 2 को खा गया, मिला क्या? इट इज BINLD cos थीटा. ध्यान से देखो तो ब्लाइंड cos थीटा नहीं, ये ब्लाइंड cos थीटा. लेकिन इसको और भी आसानी से याद रख सकते हैं. आपको अक्सर दूसरे चीज याद रहते हैं. यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये डायमेंशन है L एंड ये लेंथ है D, तो व्हाट डज L एंड D प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, व्हाट डज L इनटू D रिप्रेजेंट? एरिया. तो आप कहोगे दिस इज नथिंग बट बीना cos थीटा. ये क्या है? एरिया ऑफ लूप. याद रखना काफी आसान है. आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम है बीना cos थीटा. समझ में आया? दोस्त को भूलना मत, एग्जाम में मदद करता है, कभी नाम से तो कभी खिड़की से. नहीं, हाँ, किधर से करता है क्या मालूम, दोस्त लोग तो करते ही है. अपनी क्लासमेट नहीं करेंगे, उनसे ज्यादा दोस्ती मत करो, तो तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में बैठे होंगे. नहीं, सीनियर या जूनियर से दोस्ती करने से फायदा है. सेम डे में एग्जाम नहीं पड़ता है, वो खिड़की से पेपर बांध के भेजते हैं. ठीक, दोस्ती हरदम जूनियर या सीनियर से करो. अपने बैचमेट किसी काम के नहीं होते हो.
ठीक है, क्या आया, बिना cos थीटा इज एरिया ऑफ द लूप व्हिच इज इक्वल टू L इंटू डी। इतना सारा करने के बाद आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो खत्म हो गया, लेकिन यहां से हम कुछ दूसरा फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू राइट दिस इन दिस फॉर्म, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना नहीं चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? We go for a new term called magnetic moment. M. आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, अब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, नहीं? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब कोई एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस अगर d हुआ, पोल स्ट्रेंथ m हुआ, तो जैसे वहां पर निकालते थे q इंटू डी, यहाँ पर कहेंगे m इंटू डी। बट यहाँ पर बात परमानेंट मैग्नेट का नहीं है। हाउ विल गेट ए मैग्नेटिक डाइपोल हियर? देखो, कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, ऐसा कोई एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है जो आपकी तरफ से क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है इसमें, तो इसके अंदर इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे होगा, इनवर्ड, जबकि दूसरे तरफ आउटवर्ड होगा। दैट मींस ये फ्लक्स घुस रहा है, उधर से निकल रहा है, तो दिस फेस बिहेव्स से साउथ पोल। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो मैग्नेट की केस में भी तो वही होता था, नॉर्थ पोल से निकला, घूम फिर के साउथ पोल पे घुसा। हाँ, कंप्लीट किया बात अलग है, लेकिन निकला नॉर्थ पोल से, घुसा साउथ पोल पे। तो दिस फेस बिहेव्स से साउथ पोल, अदर फेस बिहेव्स से नॉर्थ पोल, and there is a small gap between them. You can call it a magnetic dipole. तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो किसी भी एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 1, एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप कैन बी considered as a magnetic dipole। अच्छा, किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप को कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। The phase with clockwise current behaves as south pole and other phase as north pole। ठीक है, अदर फेस एज नॉर्थ पोल, दूसरे फेस को नॉर्थ पोल कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा था, और जो डाइपोल मोमेंट था इट वाज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ। मतलब अगर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ। अगर करंट क्लॉकवाइज होता तो बाहर की तरफ। तो पता कैसे करेंगे हर केस में मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? क्या डायरेक्शन पता करने का तरीका हुआ, क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट विथ योर थंब बीइंग ओपन। इफ योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट इन द लूप, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ है, करंट ऐसे आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ है। समझ में आया क्या? सो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ dipole moment is, direction of dipole moment is perpendicular to plane of loop
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कैसे पता करेंगे? When right hand fist is closed with thumb being open, if when right hand fist is closed with thumb being open, if fingers indicate direction of circulation of current, the thumb gives direction of magnetic moment. समझ में आया क्या? यहां पर भी रूल्स वही है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 था, टॉर्क क्या था? P क्रॉस E, यहां पर होगा M क्रॉस B, M हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिखाएंगे अभी होगा नहीं। दी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होता था क्या? माइनस P डॉट E, यहां पर होगा एनर्जी माइनस M डॉट B। सारा रूल्स बराबर है, लेकिन स्कूल में तुमको एनर्जी के बारे में नहीं पूछेंगे। तो क्या करना है इसमें? छोटा सा चीज है, in a uniform magnetic field, net force on a magnetic dipole क्या होगा भाई? डाइपोल के ऊपर क्या होगा? वो तो क्लोज लूप है, इसीलिए 0। व्हाट इज द नेट टॉर्क? कोई भी करंट के लिए क्लोज लूप को अगर हम कहेंगे डाइपोल, तो अभी अभी तो देखे थे ना, ये भी तो एक करंट के लिए क्लोज लूप था, और इसके ऊपर टॉर्क क्या आ रहा था याद है क्या? बिना कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। शुरू में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था तो थीटा 0 था, जब ये घूम गया थीटा तो दोनों बीच में एंगल थीटा हो गया। लेकिन प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ जब ये थीटा एंगल कर रहा है B, तो क्या बता सकते हो डाइपोल मोमेंट के साथ क्या एंगल कर रहा है? डाइपोल मोमेंट कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कर रहा है थीटा एंगल प्लेन के साथ, लेकिन डाइपोल मोमेंट कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसके साथ क्या करेगा? अगर इसके साथ कर रहा है थीटा तो इसके साथ करेगा 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग? तो टॉर्क क्या बन जाएगा? BINA cos। कॉस क्यों होगा? मान लो कि वो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो इसके साथ क्या करेगा? 90 माइनस थीटा करेगा कि नहीं करेगा? अरे कंफ्यूज हो रहा है। अरे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के साथ थीटा एंगल कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट तो ऐसा है, इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो इसके साथ क्या करेगा? 90 माइनस थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बिना साइन थीटा। इसका मतलब हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के साथ थीटा एंगल कर रहा है, टॉर्क बन रहा है बिना साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? दैट कैन बी अंडरस्टूड एज B इंटू M इंटू साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पर M कितना है? M कितना है? यहाँ पर एक टर्न, अभी तो मैग्नीट्यूड नहीं बताया, सॉरी तो अभी तक नहीं बताया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट। अभी तो मैं सिर्फ बताया हूँ डायरेक्शन। हाँ कहाँ गया ये? ठीक है पॉइंट नंबर, इसको खैर थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए था, गलती से मिस्टेक हो गया है। सही है, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, इसको इधर ले आओ।
ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि मैं उधर घड़ी देखता हूँ तो वो खत्म होने वाला है, मुझे खत्म करना होता है। नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is given magnitude of magnetic moment is given by m, क्या है ये? It is I into A, where ampere meter square, where A is area of loop, अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई ऐसा शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप पहले पता करो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लूप। आप जैसे पता करोगे इस लूप का एरिया कितना है, दैट एरिया इज ए। अगर करंट जा रहा है आई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए। अब बोलो सर क्यों आई इंटू ए हुआ? वहां पर क्या होता था? डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट क्यों क्यू इंटू डी होता था? कोई लॉजिक नहीं, बोला गया मान ली। अरे नहीं, डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी नहीं होता है, क्यू इंटू डी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? तो ये Q इंटू डी इज द डाइपोल मोमेंट। जैसे मोमेंटम क्यों मास इंटू वेलोसिटी होता है? पूछो तो कि भाई सर मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, व्हाई नॉट मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर? नहीं, जब भी हम फोर्स निकालने की बात आएगा m के साथ v वाला टर्म आएगा। mv को मोमेंटम कहते हैं, हाउ फोर्सफुली बॉडी इज मूविंग। समझ में आया? तो यहाँ पर देखोगे जब इसके ऊपर टॉर्क या एनर्जी या कुछ भी निकालने की कोशिश करेंगे, हर जगह I के साथ A चिपका रहेगा। तो I और A को लेके टर्म बना दिए, क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू A। A क्या है? एरिया ऑफ दिस। समझ में आया? हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ थे, पॉइंट नंबर 6 में। जस्ट बिफोर वी गो फॉर पॉइंट नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, फॉर ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड n टर्न्स कैरिंग current I, m नेट कितना होगा? कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है भाई, कोई एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया A है और I करंट जा रहा है जिसमें कि n टर्न्स है। तो एक टर्न का एक क्लोज लूप हुआ, एक क्लोज लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए। किस डायरेक्शन में? इनवर्ड। दूसरे का भी इनवर्ड, तीसरे का भी इनवर्ड। देयर आर n टर्न्स, इट विल बी नथिंग बट नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA। समझ में आया? अगर n टर्म्स है तो ये बन जाएगा NIA। हाँ, ऐसे मत याद रखना, n इज नंबर ऑफ टर्न। तो इट इज लाइक दिस, NIA इज दी। आपको ध्यान रहना चाहिए, छोटे छोटे चीज पूछते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो हमारा बात चल रहा था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल करता है तो टॉर्क क्या बन रहा है? BMVINA sin थीटा। सो राइट, पॉइंट नंबर 6, व्हेन ए क्लोज लूप is exposed to a uniform magnetic field such that angle between B and M is theta, the torque experienced
is given by torque is equal to B m sin theta और the torque vector is m क्रॉस b। वहां पर p क्रॉस e होता था, याद है क्या? yes. यहाँ पर हो जाएगा m क्रॉस b, p की जगह m, e की जगह b। yes. समझ में आ रहा है? yes. कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल कैसा पोजीशन में रखने से मैक्सिमम टॉर्क पाएगा? जब साइन थीटा होगा 1, yes. मतलब b एंड m शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? yes. b and m should be mutually perpendicular. The torque experienced is maximum when b is perpendicular to m and minimum when B is parallel to M। समझ में आया क्या? अगर मैं कहूं यहां पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग रिंग है और ये ऐसा है और यहां पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा करंट जा रहा है। दूसरे केस में यहां पर एक करंट कैरिंग रिंग है और ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ही एक करंट कैरिंग रिंग को झुला दिए। क्या बता सकते हो कौन से केस में फोर्स ऑन द रिंग इज मोर? फोर्स तो दोनों केस में जीरो है, करंट कैरिंग क्लोज लूप के ऊपर जीरो होता है। कौन सा केस में टॉर्क ज्यादा है? टॉर्क तब ज्यादा होता है जब थीटा, सोचो थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन बी एंड एम। एम कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? बी और एम के बीच में एंगल जीरो। यहाँ पर थीटा बन जाएगा जीरो। कहने के लिए भी तो समझ में आता है लेकिन देख के भी समझ में आना चाहिए। तो एम इज जीरो, सॉरी एम नहीं, टॉर्क, टॉर्क इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आया? इस पोजीशन में टॉर्क कैसा है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड एम। बी ऐसा है, एम अंदर की तरफ है, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये थीटा इज 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम। जब टॉर्क जीरो है, जब टॉर्क जीरो है तो आप कहोगे कि ये फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इस केस में भी फोर्स जीरो है, इस केस में भी फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है तो बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, घूम रहा है, घूमेगा ये। जबकि ये टॉर्क भी जीरो है, फोर्स जीरो, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? समझ में आ रहा है? अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखने के लिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, रिंग कुछ ऐसे था और ये रिंग को ऐसे झुला दिया गया था, तो इस केस में जब ये रिंग में सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड, जब ऐसा करंट जा रहा था या फिर ऐसा करंट जा रहा था, इस केस में थीटा कितना था? एंगल बिटवीन B एंड M कितना है? B और M के बीच में एंगल क्या है? M का डायरेक्शन क्या है? राइट हैंड फिस्ट रूल। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट। इफ योर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये जीरो। जबकि इस केस में थीटा कितना है? देखो ये उल्टा घूम रहा है कि नहीं? या पर एंगल बिटवीन B एंड M इज 180। इतना ही पूछ लेंगे। इन द फिगर शोन व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट? यू सी इट इज 180 डिग्री। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हुआ? राइट हैंड फिस्ट रूल, फिंगर्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ करंट, तो थंब इज आउटवर्ड्स, ये इनवर्ड्स। क्या डायपोल के केस में याद था जब थीटा जीरो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था? P और E के बीच में
When angle is 0 it is stable equilibrium, 180 it is unstable equilibrium। मतलब जब ऐसा झूल रहा होगा, अब थोड़ा सा टेढ़ा करोगे और छोड़ दोगे वो फिर से घूम के वापस आ जाएगा। ऐसा घूम रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा करोगे तो गुड़ुम एक बार पूरा घूम जाएगा। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये इधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? ठीक है, चैप्टर खत्म हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैक्सिमम 5 मिनट्स लूंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा, फिर बोलेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सो हैव 5 मिनट्स। कुछ क्वेश्चंस करना है, आपकी बोर्ड लेवल की क्वेश्चन करना है। पहला ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करिए। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई एक सेमी सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दिया है r, ये रेडियस दिया है r। ठीक है, यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है B, इसमें करंट जा रहा है I। In figure shown, find net force on loop, magnetic moment of loop, net torque on loop। क्या नेट फोर्स बता सकते हो? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन एनी करंट करिंग क्लोज लूप इज 0। तो पहले वाले का आंसर सबको मालूम है, मैं क्यों बताऊं कि 0? सबको मालूम है इसलिए नहीं बताता हूं कि 0 है। अच्छा, बी क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी तो सबको मालूम है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to I into area। I तो I है, एरिया है पाई r स्क्वायर बाई 2। यूनिट भूलना मत, एम्पियर मीटर स्क्वायर। टॉर्क पूछा है, टॉर्क इज bm sin थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन b एंड m। थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड m। क्या कोई बताएगा क्या है यहाँ पर? b तो ऐसे दिख रहा है, m कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन को परपेंडिकुलर, मतलब b और m के बीच में एंगल क्या है? तो sin थीटा हो गया 1, sin 90 हो गया 1। bm, m का वैल्यू ये है, b तो b है, इट इज पाई बाई 2 bi r स्क्वायर। दिस इज द नेट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द। समझ में आया? क्या बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो आपकी बोर्ड में 2 बार आया। एक बार तो क्वेश्चन नंबर 1 ही यही था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in a circular orbit of radius r, find magnetic moment of system if they are moving with speed v। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v स्पीड में घूम रहे हैं, नहीं? तो आप क्या कहोगे? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है?
टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है 2 पाई आर डिस्टेंस जा रहा है, ऑर्बिट का रेडियस आर है, v स्पीड में है। हर इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में एक बार घूम लेता है। तो व्हाट इज द करंट? अगर आप किसी एक सेक्शन पे देखोगे t सेकंड में हर इलेक्ट्रॉन एक बार घूम गया होगा। यहां से कितने टू इलेक्ट्रॉन गए होंगे t सेकंड में? सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक बार गए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज जाता है E, n इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज जाएगा Ne। तो क्या हो जाएगा करंट? चार्ज ट्रांसफर्ड इन पर यूनिट टाइम। नहीं तो इट इज कमिंग आउट टू बी Ne/2 pi r into v। So this orbit now constitutes a current which is NeV/2 pi r। What is the magnetic moment? I into area। It is I into area of the orbit is pi r square। तो मल्टीप्लाई करो, it is NeVr/2। समझ में आ क्या? The magnetic moment is NeVr/2। क्या बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक रिंग है और मास इसका m है और चार्ज इसका q है और रेडियस r है। ये अपनी एक्सिस में घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में। डोंट टेक इट एज ए क्वेश्चन, कंसीडर दिस एज इंपॉर्टेंट डाटा फॉर एंट्रेंसेस। ठीक है। दिस रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पूछेगा एंगुलर मोमेंटम क्या है, 11th क्लास में पढ़े थे। जैसे लिनियर मोमेंटम होता है m into v, एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा होता है। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप भूल गए होंगे, बचपन में पढ़े थे, mr², वो भी याद है। तो mr² ओमेगा। नहीं, चलिए एंगुलर मोमेंटम लिखा दी, निकाल दिए। अब चलो निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज द करंट? ये I क्या था? इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। ओमेगा इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि I कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, I करंट कितना होगा भाई? ये सारा का सारा चार्ज एक बार घुमाने के लिए t सेकंड लेंगे तो ये हो जाएगा q/t। नहीं, q चार्ज किसी भी सेक्शन पे देखोगे तो t सेकंड में, t टाइम पीरियड, q चार्ज चले जाता है q/t। t एंड ओमेगा में क्या रिलेशन है? t is 2 pi by omega। So it is coming out to be q omega by 2 pi। समझ में आया क्या? मैग्नेटिक मोमेंट इज I into area। नहीं, it is q omega by 2 pi और एरिया कितना है इसका? pi r square। सॉरी pi into r square। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशन आया। मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी कहो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये जो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते थे, क्या बता सकते हो? L/m का वैल्यू कितना हुआ? L हो गया q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू ये हो गया, ये तो पाई गया है ना, ये हो गया q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। नहीं तो कि q ओमेगा कैंसिल नहीं हो गया? हो गया, 2 कैंसिल हो गया। क्या मिला? इट इज 2 बाई पाई। उल्टा कर दिया क्या? और 2 नीचे रह गया, सॉरी 2 नीचे रह गया। तो ये q ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 ऊपर भी तो 2 था, कैंसिल हो गया, पाई r स्क्वायर। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 1 बाई पाई r स्क्वायर? क्या है वो? एरिया। q ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया,
क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। एल कहाँ है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। उल्टा उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार ऐसे कैसे लिखा मैं? ऐसे कैसे लिखा? वही मैं सोच रहा हूँ, काट पीट के सब छोटा हो जा रहा है। एल कितना हो गया? एम आर स्क्वायर, सॉरी मैं लिखते वक्त उल्टा लिख रहा था। इट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू एम की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे? इट इज 2 बाय क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। और ऊपर भी तो आर स्क्वायर था, नीचे आर स्क्वायर, नीचे छोटा आर कैसे हो गया? दोनों आर बराबर आ रहे हैं। ये आर नहीं, ये आर है। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा कैंसिल हो गया। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 2m/q? यस यस यस। तो कोई भी ये रिंग था, चार्ज रिंग था, हो सकता है कि कोई चार्ज बार है और अपनी एक्सिस में घूम रहा है, या फिर डिस्क है, या फिर सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और अपना एक्सिस में घूम रहा है। दिस रेशियो विल बी ऑलवेज 2m/q। समझ में आ रहा है? ये दिस रेशियो विल बी ऑलवेज 2m/q। ये तो रिंग के लिए बताया, आपको याद रखना है। मान लो कि कोई बार है, ऐसे घूम रहा है, या फिर कहो कि कोई एक स्फीयर है, ये अपनी एक्सिस में घूम रहा है, या फिर कोई एक डिस्क है, वो अपनी एक्सिस में घूम रहा है, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, q है, मास है m, रेडियस r, सब काट पीट के छोटा हो जाएगा, मिलेगा L/m = 2m/q। ये एक तो चीज है, याद रखना। वो कुछ भी बोल देंगे, ए चार्ज स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर, टोटल मास इज m, टोटल चार्ज इज q, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम टू मैग्नेटिक मोमेंट? तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम 2m/q। आंख बंद करके लिखना है। समझ में आया? अब यहाँ पर जो छोटे छोटे चीज है वो आता है आप लोगों को, बहुत सारी चीज। आई हैव किल्ड मोर टाइम, आप बुक से करो। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल सी मैग्नेटिक इंडक्शन विल स्टार्ट। थैंक यू फॉर लर्निंग पेशेंस। फिर मिलेंगे अगले क्लास। विश यू ऑल हैप्पी दशहरा। जय हिंद। जय हिंद।